नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह कुछ वीडियोस नहीं डाल पाए हम लोग, जो है कुछ इंटरप्शन रहा, कुछ व्यस्तताएं रही। सेक्शन 90 तक सीआरपीसी डील कर चुके थे हम। आज चैप्टर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। 4 पार्ट्स में है ये, ABCD। समन्स टू प्रोड्यूस सेक्शन 91 92, बी सर्च वारंट्स 93 से 98, सी जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्च के बारे में बात करता है 99 टू 101, डी में मिसलेनियस है 102 टू 105। सेक्शन 91 बात करता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर उसको लगता है अन्वेषण, जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, तो वो अगर कोर्ट है तो समन जारी करेगा, ठीक है। और अगर पुलिस ऑफिसर है तो वो रिटर्न ऑर्डर देगा कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए। क्लॉज 2 कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट व्यक्ति प्रोड्यूस कर देता है तो उसको स्वतः उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। क्लॉज 3 इस बारे में बात करता है इसका कि ये सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123 और 124 पर इफेक्ट नहीं डालेगी। 123 सेक्शन, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट, आप एक मैगजीन भी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सैलस पोपुलाई सुप्रीमा लेक्स की बात करता है। राज्य की कल्याण की विधि सर्वोच्च विधि है, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, तो उन पे ये लागू नहीं होगी। और क्लॉज बी बताता है पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज किसी पार्सल पे ये लागू नहीं होगी। सेक्शन 92 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है, प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। क्लॉज 1 कहता है कि डीएम, सीजेएम, सेशन जज या हाईकोर्ट केवल प्राधिकारी को निर्देश दे सकते हैं कि निर्देशित व्यक्ति को उसको डॉक्यूमेंट को सौंप दिया जाए। और क्लॉज 2 कहता है कि ईएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर आपका जिला पुलिस अधीक्षक उसको अपेक्षा कर सकेगा कि उस व्यक्ति को डिटेन रखे आदेश तक, और मांगे जाने पर उसको दिया जाए, मिलने तक अपने पास निरुद्ध रखे जब तक कि आदेश ना दे दिया जाए, ठीक है। क्लॉज बी में आ जाइए आप, जो बी पार्ट है इसका, तलाशी वारंट से 93 94। सेक्शन 93 आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है, ठीक है, यानी कोर्ट, कि जो 91 है ऊपर उसका कंप्लायंस या 92 का कंप्लायंस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। या क्लॉज बी क्या कह रहा है 93 का, कि उसको ज्ञात ही नहीं है कोर्ट को कि किस व्यक्ति के कब्जे में है, ठीक है। तो या 93 सी में कह रहा है कि न्यायालय समझता है कि संहिता के अधीन जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, तो वो वहां पर तलाशी वारंट भी जारी कर सकता है। 93 क्लॉज 3 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर डाक या तार प्राधिकारी को सर्च वारंट जारी करना है तो केवल और केवल डीएम और सीजेएम सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। बेयर एक्ट पे अपने मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स एग्जाम में कि डाक तार प्राधिकारी के संबंध में वारंट कौन जारी कर सकता है, तो डीएम या फिर सीजेएम, ठीक है। सेक्शन 94 पे आते हैं। सेक्शन 94 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट अर्जित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। तो डीएम या एसडीएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसको ऐसी इत्तला प्राप्त होती है कि कोई चुराई हुई संपत्ति कहीं पे है, आपत्तिजनक वस्तु कोई है, तो वो कांस्टेबल रैंक के ऊपर के किसी भी पुलिस ऑफिसर को निर्देश देगा, वारंट द्वारा या प्राधिकार देगा कि वो जाए उस प्लेस में एंटर करे, उसका सर्च करे, ठीक है, पोजेशन में ले जो भी प्रॉपर्टी है, ये सब प्रोविजंस हैं। और आपत्तिजनक वस्तुएं को यह धारा लागू होती है। कौन सी वस्तुएं ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल होंगे, ये 94 क्लॉज 2 बताता है आपका, कि काउंटरफिट कॉइन्स, ठीक है, कूटकृत करेंसी नोट, आपका फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्लॉज एफ देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार कि 292 के अंतर्गत जो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 95 है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, ठीक है। जब राज्य सरकार को प्रतीत हो, स्टेट गवर्नमेंट को, सेक्शन 95 में, कि किसी न्यूज़पेपर और एनी डॉक्यूमेंट जो कि चाहे वह कहीं भी प्रकाशित हो, जिसमें जिसका प्रकाशन, जिसका पब्लिकेशन इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A, ठीक है, जो कि सेडिशन की बात करता है, ठीक है, 124A या धारा 100 सेडिशन पे दोस्तों एक लीडिंग केस आपको अभी आया है लास्ट कुछ ईयर्स में, SG वोम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस पे रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। और जो आपका आईपीसी चेंज हो रहा है उसमें इसका एक्सप्रेस प्रोविज़न भी नहीं किया गया है। जो 124 से एडिशन पढ़ते हैं हम लोग, तो एक्सप्रेस प्रोविज़न वहाँ पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को द्वारा आपको डायरेक्शंस भी दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस पे रिकंसिडर करने की आवश्यकता है, और एफआईआर लॉन्च करने से रोक दिया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो 124 है या 153 है, 153 भी, 292 या 293, 95 ए के अधीन अगर कोई जो है प्रकाशन हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारी उसे सीज कर सकता है, और कोई मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, उप निरीक्षक के अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को, ठीक है, सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं होगा, किसी भी पब्लिक पुलिस ऑफिसर को वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है कि आप जा करके उसको जो है तलाशी वारंट द्वारा उसको आप कब्जे में लीजिए। ठीक है, और फिर सेक्शन 96, अगर कोई ऐसा पब्लिकेशन जो कि यहाँ पर फोरफिट किया गया है उससे कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसके लिए क्या उपाय है, सेक्शन 96 बारे में बताता है कि वो हाई कोर्ट में विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, पब्लिकेशन की डेट से विद इन 2 मंथ्स हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है। ठीक, हाई कोर्ट में आवेदन करेगा तो कितने जजेस की बेंच उसको सुनेगी, 96 क्लॉज 2 बताता है कि विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना जाएगा और कम से कम 3 न्यायाधीश सुनेंगे, और अगर 3 से कम है तो सारे के सारे न्यायाधीश उसको सुनेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों सबूत में बताता है कि जो समाचार पत्र है उसकी कोई भी कॉपी उसमें लगाई जा सकती है। ठीक है, और 96 क्लॉज 4 में अगर न्यायालय इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के उस अंक या पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में आवेदन किया गया है 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह समापरण की घोषणा को अपास्त कर देगा। अगर उसको लगता है कि अपास्त कर देना युक्त है तो वो उसको अपास्त कर देगा, सेटिसाइड कर देगा। ठीक है, और क्लॉज 5, अगर जजेस में कोई मतभेद है, ठीक है, ओपिनियन में कोई डिफरेंस है, तो बहुसंख्या द्वारा विनिश्चय किया जाएगा उनके आगे। फिर सेक्शन 97 पे आ जाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हैबियस कॉर्पस रिट भी कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप 5 रिट्स पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में एक हैबियस कॉर्पस रिट पढ़ते हैं, तो सेक्शन 97 को हैबियस कॉर्पस रिट भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि हैबियस कॉर्पस रिट के जैसा कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी में, तो सेक्शन 97 है। ठीक है, अच्छा हाँ, रिट्स के बारे में जहाँ बात आई तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में भी रिट्स का प्रोविज़न है, सुप्रीम कोर्ट में आप रिट्स फाइल कर सकते हैं, और 226 में हाई कोर्ट में। लेकिन डिफरेंस है एक बहुत बड़ा वहाँ पर, 32 में केवल आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर स्कोप की बात आ जाए, कभी पूछ लिया जाए कि स्कोप किसका ज़्यादा बड़ा है, तो आर्टिकल 226 का स्कोप ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर एनी अदर पर्पजेस। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि उसका स्कोप ज़्यादा वाइड है। हाई कोर्ट में रिट फाइल करने का फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अतिरिक्त भी अदर मामलों के लिए भी रिट फाइल कर सकते हैं। तो 97 पे आ जाते हैं, हैबियस कॉर्पस रिट के समान है। इसमें क्या होता है, अगर डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति कन्फाइनमेंट में है ऐसे जिसमें कि अपराध की कोटि में आ सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति कन्फाइनमेंट में है, तो वहाँ पर वो तलाशी वारंट उसके लिए जारी कर देगा कि हमारे सामने उसको न्यायालय के सामने जो भी इशू कर रहा है मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, उसके सामने प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, सेक्शन 97 इसके बारे में बात करता है। 98 बात करता है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। ठीक है, अगर किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के, ठीक है, किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने पर, ठीक है, अगर शपथ पर परिवाद कर दिया जा रहा है तो वहाँ पर डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आदेश कर देगा कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए और वह बालिका उसके पति, माता पिता या फिर गार्जियन या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है तुरंत वापस कर दी जाए, और ऐसे आदेश का अनुपालन में बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, 97, 98 में डिफरेंस है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी वही चीज़ है। 97 वो अपने सामने प्रेजेंट करने को बात करता है, यहाँ उसके जो भी लॉफुल गार्जियंस हैं उनको सौंपने की बात की जा रही है 98। ठीक है, 99 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए जो पार्ट सी है इसका कि जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च। फिर 100 क्या है कि पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। ठीक है, तो क्लोज प्लेस के जो इंचार्ज होंगे वो जो है
तलाशी लेने देंगे। अगर मांग की जा रही है एग्जीक्यूटिंग द वारंट एंड ऑन प्रोडक्शन, तो आबाद प्रवेश करने देंगे और वहाँ तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देंगे। जो भी उस जगह के मालिक होंगे वो हेल्प करेंगे। क्लॉज 400 पे आ जाइए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, यदि उक्त मोहल्ले का अगर व्यक्ति लोकेलिटी का हाजिर नहीं हो रहा कोई व्यक्ति जिसकी प्रेजेंस में सर्च किया जा सके, तो किसी दूसरे मोहल्ले के व्यक्ति को बुलाया जा सकेगा। ठीक है। और वो व्यक्ति जिसकी प्रेजेंस में ऐसी सर्च हुई है उसको जब न्यायालय विशेष रूप से जब तक समन ना कर दे उसे हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे आ जाइए आप। और हाँ, इसका क्लॉज 8 क्या कहता है 100 का, कि अगर ऐसा कोई उल्लंघन करता है तो 187 के अधीन उसे माना जाएगा। आईपीसी के 187 के अधीन उसने ऑफेंस किया है। ठीक है। फिर आप मिसलेनियस पे आ जाइए। 101 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन है, डिस्पोजल हो रहा है। 102 में क्या है कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर वो चुराई हुई है या फिर ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है कि किसी अपराध के किए जाने का संदेह है तो उसे सीज कर सकता है। और इसके क्लॉज 3 का प्रोविजो देखिएगा कि अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 से नीचे है तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से 457 और 58 के उपबंध लागू होंगे। ठीक है, कि वो अगर इस नेचर की है 457-58 में जैसा प्रोविजन किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। 103 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा देखिएगा कि मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में कब तलाशी करा सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। तो एनी मजिस्ट्रेट है यहाँ पर किसी स्थान की जिसकी तलाशी वारंट जारी करने के लिए वो सक्षम है, ठीक है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है, जिसमें वो कॉम्पिटेंट है सर्च वारंट जारी करने के लिए, अपनी प्रेजेंस में भी सर्च करवा सकता है। ठीक है। 104 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर भी एनी कोर्ट है। ठीक है, तो वह किसी दस्तावेज, यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज को इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है परिबद्ध कर सकता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं दोस्तों, चैप्टर 7A जो कि 1993 में जोड़ा गया था, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, 105A से 105L तक ये चैप्टर बात करता है। ठीक है, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समापरण के लिए प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक दो प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसके डेफिनेशन से ही पूछे जाते हैं, जान लीजिए। 105A में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। 105A के जो ये क्लॉजेज में डेफिनेशन है, बी में आइडेंटिफाइंग और सी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। कई बार क्लॉजेज पूछे गए हैं कहाँ पे डिफाइन। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों आ जाता है चैप्टर 8 आपका, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 8 है, 106 to 124 डील करता है इसके बारे में। ये दोस्तों चार्ट मैंने बना रखा है, इसमें 106 to 110 तक आपका 110 तक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसमें जो है किसके द्वारा सिक्योरिटी दी जाएगी, क्या नेचर होगा, क्या है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, समझ लीजिए। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं। 106 में क्या है आपका, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। ठीक है, दोष सिद्धि पर आपकी सिक्योरिटी ली जा रही है। सिक्योरिटी किसके द्वारा ली जाएगी, सेशन जज या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ली जाएगी। ठीक है, सेशन जज या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ली जाएगी। टाइम पीरियड कितना होगा, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, और नेचर क्या होगा, जो सिक्योरिटी ली जा रही है वो विद और विदाउट सिक्योरिटी होगी। ठीक है, 106 से लेके 109 तक सभी में विद और विदाउट सिक्योरिटी रहेगा। ठीक है, फिर अगर इसका वायलेशन करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट कितना है 106 में, तो 3 ईयर का ही इम्प्रिजनमेंट है। ये बहुत याद करने का विषय नहीं, ध्यान रखिएगा। जितने समय का टाइम पीरियड के लिए सिक्योरिटी ली जा रही है, अगर वायलेशन करता है तो सेक्शन 122 क्लॉज 7 और 8 इसके बारे में बताते हैं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, तो वो उतना ही होगा। यहाँ पे 3 ईयर हो रहा है। नेचर क्या होगा इम्प्रिजनमेंट का, सिंपल होगा 106 में। ठीक है, ये सब पीटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चार्ट ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए तो क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे इस चैप्टर से, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर 107 में पूछा जा रहा सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। ठीक है,
ऊपर 106 में सेशन जज या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले रहा है, बाकी सारे सेक्शंस में जो श्योरिटी ली जा रही है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा रही है। ठीक है, कितने समय के लिए होगी? 1 ईयर के लिए होगी, विद और विदाउट श्योरिटी, इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर का, नेचर सिंपल। ठीक है, फिर 108 में आ जाइए कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्संस डिसिमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स। ठीक है, राजद्रोहात्मक बातें जो फैला रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर सिक्योरिटी ली जा रही है तो ईएम लेगा, टाइम पीरियड 1 ईयर। ठीक है, विद और विदाउट सिक्योरिटी, नेचर आपका होगा वायलेशन पर 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, और नेचर इम्प्रिजनमेंट का क्या होगा? सिंपल। 109 में आ जाइए, सस्पेक्टेड पर्सन्स के लिए खूब पूछा जाता है कि सस्पेक्टेड पर्सन के लिए 109 में है, तो वहां पे 1 ईयर का ही लिया जा रहा है, जो श्योरिटी ली जा रही है, विद और विदाउट श्योरिटी, इम्प्रिजनमेंट आपका 1 ईयर। और यहां से चेंज हो जा रहा है दोस्तों 109 और 110 में, सिंपल और रिग्रेस किसी भी प्रकार का पनिशमेंट दिया जा सकता है। 110 में आप जब आ जाते हैं तो आपका आ जाता है सिक्योरिटी फ्रॉम फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो अभ्यासिक अपराधी हैं उनके द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाएगी जो है सिक्योरिटी, 3 वर्ष के लिए ली जाएगी, और ये विद श्योरिटी होगी। ठीक है, प्रतिभू के साथ होगा, और 3 ही साल का इम्प्रिजनमेंट है, और सिंपल और रिग्रेस कोई भी हो सकता है। तो ये 106 to 110 है। चार्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका जो है। ठीक है, कुछ और अन्य चीज़ें हैं इसके साथ मैं बता दे रहा हूँ, बैराक में देख लीजिए। बाकी चार्ट आप अच्छे से देख लें, इसको आप बना लें। पीटी का क्वेश्चन यहीं से आपका रहेगा, इससे बाहर नहीं जाता है इन जनरल जो है। ठीक है, 106 में आपका जो ऑफेंसेस हैं कि कौन से ऑफेंसेस के लिए सिक्योरिटी ली जा रही है, सिक्योरिटी आपकी जो है, तो ऑफेंसेस कौन से हैं? चैप्टर 8 आईपीसी का सेक्शन 153A, 153B और 154। ठीक है, एजॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सारे ऑफेंसेस आ रहे हैं। फिर 106 क्लॉज 3 बता रहा है कि दोष सिद्धि जो कन्विक्शन है अपील या पर अगर सेटिसाइड कर दी गई है तो जो बॉन्ड है जो एग्जीक्यूट किया गया था वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, और अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा जो कि रिवीजन कर रहा है, अपील कर रहा है, वो भी इस सेक्शन के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, 107 आपका बता ही दिया है, कुछ और उसमें नहीं है अधिक। फिर आप 108 पे आ जाइए, राजद्रोहात्मक बातों के लिए अगर वहाँ पर सिक्योरिटी ली जा रही है, वहाँ पर भी कुछ ये सेक्शन मेंशन है, आप देख लीजिए 108 में, जो जिसका प्रकाशन जो है वह 124 से 153 है, 153 भी या 295A के अधीन, या फिर किसी न्यायाधीश ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है उसके अधीन, आपराधिक अभित्रास या मानहानि से रिलेटेड है, या 292 के अधीन, तो वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और इसका क्लॉज 2 बता रहा है कि अगर उसका जो प्रकाशन के संपादक है, ठीक है, जो भी उसके पब्लिशर्स हैं, उनके अगेंस्ट अगर जो स्वत्वधारी या मुद्रक या जो भी हैं, राज्य सरकार की कंसेंट से ही उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा नहीं। फिर 109 में आपका आ जा रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन्स। तो सस्पेक्टेड पर्सन्स कौन है? जो कि उपस्थिति छिपाने के लिए, अपनी उपस्थिति छुपा रहे हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस बरत रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए सिक्योरिटी लेने का प्रोविज़न है। कितना है, क्या है, सारा बता दिया गया है चार्ट में। फिर 110 में आपका हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए है। ठीक है, तो इनके बारे में बात की गई है, इनके द्वारा अगर कोई हो रहा है ऑफेंस करने का है हैबिचुअल द्वारा, तो उनके द्वारा भी सिक्योरिटी ली जा रही है। फिर और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आ जाइए थोड़ा सा आप, सेक्शन 115 पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। ठीक है, व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति है, अगर पर्याप्त कारण दिखाई दे दे तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर परिशांति कायम रखने, सदाचार के लिए बंदपत्र अगर निष्पादित करने के आदेश क्यों ना दिया जाए तो व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। ठीक है, फिर 116 में आपका इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, जो समन मामलों का प्रोसीजर होता है क्लॉज 2 में बताया गया है, वो प्रोसीजर अपनाया जाएगा। और 116 का क्लॉज 4 बता रहा है कि एविडेंस जो होगा, ठीक है, आगे के लास्ट में देखिए लिखा है, विदाउट सिक्योरिटी हैजार्डस टू द कम्युनिटी में बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ जनरल रिप्यूट और अदरवाइज। ठीक है, के लिए परिसंकट में साधारण ख्याति के साक्ष्य से अन्यथा साबित किया जा सकता है। तो साधारण ख्याति की बात की गई यहाँ पर। ठीक है,
और 6 मास की अवधि के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी। 116 क्लॉज 6 में दिया गया है ये, ठीक। और इस चैप्टर को एक चीज आपको बताना है, मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर का केस है, उसमें इस चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप। 144-44 से भी आगे सेक्शन मिलेंगे आपको, वो भी इसी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड किए गए, मधु लिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर, ठीक है। आगे आ जाते हैं दोस्तों, सेक्शन आपका जो है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। 119 में कह रहा है कि कब से कमेंसमेंट होगा, तो ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत ना करे, तब से कमेंसमेंट होगा। और अगर पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज कब रिजेक्ट की जा सकती हैं, अगर वो अनफिट है, किसी पेश किया गया कोई श्योरिटी पेश किया गया और वो स्वीकार करने से इनकार करे या अपने द्वारा पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर स्वीकार कर सकता है, तो ऐसे प्रतिभू बंध पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हैं, तो वहां पे रिजेक्ट करी जा सकती है श्योरिटी, ठीक है। शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से जांच करवाएगा मजिस्ट्रेट यहाँ पर, ठीक है। फिर लास्ट में 122 आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसी से 122-7-8 से चीज़ें आती हैं कि नेचर क्या होगा वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का, ठीक है। अगर प्रतिभू देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति किसको है, अगर 117 के अधीन सेक्शन 123 में बताया गया है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में डीएम या अन्य मामले में सीजेएम व्यक्तियों को छोड़ सकता है अगर वो श्योरिटी नहीं दे सकते हैं सर्टेन केसेस में, तो इनको एम्पावरमेंट दिया गया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, ये देख लीजिएगा। चार्ट मुख्य रूप से आप देख लें, चार्ट पे फोकस रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में आपके। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं साथियों, चैप्टर 9 जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ठीक है, सेक्शन 125। अगर सफिशिएंट मीन्स वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, 125 में ABCD 4 क्लॉज दिए हैं। फर्स्ट में अपनी वाइफ का, सेकंड में अगर अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, ठीक है दोस्तों, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, माइनर जो भी उसकी संतान है उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाता, चाहे वो विवाहित हो या ना हो, माइनर होनी चाहिए। थर्ड में क्या कह रहा है, धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, जो शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सपोज दैट किसी प्रकार की विकलांगता से या किसी अन्य प्रकार से ग्रसित है, तो विकलांग वयस्क संतान की बात कर रहा है, लेकिन विवाहित पुत्री इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। क्लॉज 4 में जो क्लॉज डी है आपका, अपने पिता या माता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर पत्नी का भरण पोषण किया जा रहा है, और पत्नी भी पति को भरण पोषण कर सकती है। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ते हैं जाकर के, वहाँ पर सेक्शन 24 और 25 आपका इस बारे में प्रावधान करता है, वहाँ पर पत्नी द्वारा भी, दोनों में से जो भी अक्षम है उनके द्वारा किया जा सकता है। 125 यहाँ पर केवल पति द्वारा किया जा रहा है, चाइल्ड्स को या पत्नी को, जिनको भी 4 कैटेगरी में दिया गया है उनके द्वारा किया जा रहा है। एक इस पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का, ठीक है, जिसमें कि आपकी 5 जजेस बेंच थी, उसमें मुख्य न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ जी थे। उन्होंने अभी निर्धारित किया था कि अगर स्पष्टीकरण इसमें जो दिया हुआ है B, उसमें पत्नी के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी आती है और उसका पति भले ही उस स्त्री का पति किसी भी धर्म का हो, अर्थात सभी धर्मों पे ये मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है वो लागू होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है। फाइल कहाँ किया जाएगा, GM फर्स्ट के यहाँ दिया हुआ है, GM फर्स्ट के यहाँ फाइलिंग की जाएगी। फिर इसमें प्रोविजो दिए हुए हैं कि जो फर्स्ट प्रोविजो कह रहा है कि जो क्लॉज B में धर्मज या अधर्मज अवैध संतान है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर संतान जो भी है, अगर उसके बारे में बात हो रही है तो पिता को निर्देश तभी दिया जाएगा वहाँ पर मेंटेनेंस का, अगर उसके पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, तभी वहाँ पर उसको डायरेक्ट किया जाएगा। सेकेंड प्रोविजो आपका एंट्रीम मेंटेनेंस की बात करता है साथियों। एंट्रीम मेंटेनेंस पे अगर हम बात करें तो एंट्रीम मेंटेनेंस पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बता रहा हूँ आपको, सावित्री सिंह वर्सेस गोविंद सिंह रावत का एक केस है, जिस केस के इफेक्ट से इसको जोड़ा गया।
सावित्री सिंह वर्सेस गोविंद सिंह रावत। ठीक, इस केस के इफेक्ट से ही इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन 2001 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इंटरिम मेंटेनेंस जो है कब है, अगर संतान, पिता या माता अंतरिम भरण पोषण कार्रवाइयों के लिए खर्चे की, अगर कार्रवाइयों के दौरान खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो इंटरिम मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश कर सकता है कि इनको इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए। और इंटरिम मेंटेनेंस का जो आवेदन है वो सूचना की तामील से विद इन 60 डेज, जो थर्ड प्रोविजन है बता रहा है विद इन 60 डेज उसको निपटा दिया जाएगा, निस्तारण कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण आपका बताता है माइनर कौन है। माइनर वही है जो कि भारतीय व्यवस्था अधिनियम के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि व्यवस्था प्राप्त नहीं की है। और पत्नी कौन होगी, ठीक है, जो मेंटेनेंस पा सकती है, तो उसने भले ही विवाह विच्छेद कर लिया हो या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, रीमैरिज नहीं की है। ठीक है, डिवोर्सी भी जो भी महिला है वो मेंटेनेंस ले सकती है बशर्ते उसने रीमैरिज ना की हो, मेंटेनेंस ले सकती है। और जो इंटरिम मेंटेनेंस का क्लॉज 2 में 125 क्लॉज 2 बता रहा है, इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है जो किया गया है वो या तो आदेश की तारीख से या फिर अगर मजिस्ट्रेट द्वारा मेंशन कर दिया गया है कि आवेदन की तारीख से दे हो, जिस दिन आवेदन किया गया था तो आवेदन की तारीख से भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्लॉज 3 पे आ जाइए। अगर मेंटेनेंस देने पे भंग किया जा रहा है व्यक्ति द्वारा, पर्याप्त कारण के बिना असफल रह रहा है, तो प्रत्येक वायलेशन पर उसे वारंट जारी कर सकता है मजिस्ट्रेट कि आप इसको जमा करिए और 1 मास तक की अवधि के लिए उसको, ठीक है, किसी व्यक्ति को कारावास के लिए भेज सकता है। और अगर उससे पहले चुका देगा तो छोड़ दिया जाएगा उस व्यक्ति को। और वारंट तभी इशू करेगा, उसको 1 मास तक की अवधि के लिए जेल तभी भेजा जाएगा जबकि वायलेशन हुआ हो उसके विद इन 1 ईयर। फर्स्ट को जो आपका कह रहा है देखिएगा, विद इन 1 ईयर वो आवेदन कर दें। अगर 1 ईयर के बाद आवेदन कर रहे हैं तो नहीं जो है उनको रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, आप इक्विटी में पढ़ते हैं कि विधि भी उनकी मदद करती है जो जागते रहते हैं। ठीक है, सोए हुओं की मदद विधि भी नहीं करती है। तो 1 वर्ष है, वायलेशन हुआ है, आप जान रहे हैं कि 1 साल हो गया है, तो 1 साल तक टाइम दिया जा रहा है और तब तक आप नहीं आवेदन कर रहे हैं तो 1 साल के बाद नहीं आपको वहाँ पर फाइल करने दिया जाएगा। क्लॉज 2 पे आ जाइए कि अगर वहाँ पे क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट को अगर समाधान हो जाए कि अगर न्याय संगत आधार के बिना वो अलग रह रही है पत्नी, तो वहाँ पर वो देखेगा अगर न्याय संगत आधार है तो वहाँ पर वो प्रस्थापना कर दिया जाता है। तो पति के साथ रहने से इनकार करती है तो विचार कर सकता है और इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है, उसका समाधान हो जाता है, देने के लिए न्याय संगत आधार है। अच्छा, और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमेन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, अगर वो कोई मिस्ट्रेस रखता है या फिर उसने पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार किया है तो ये एक न्याय संगत आधार माना जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आधार वो दे रही है तो उसको न्याय संगत आधार नहीं माना जाएगा, लेकिन ये अलग रहने का एक न्याय संगत आधार है। फिर 125(4) और 5 आपका कैंसिलेशन से रिलेटेड है। 4 है कि कब नहीं पाने की अधिकारी होगी और 5 में मजिस्ट्रेट कब कैंसिल कर देगा। दोनों में सेम ग्राउंड है, 3 ग्राउंड है दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं आपके प्रीलिम्स में कि कब नहीं पा सकती है, अगर वो एडल्ट्री में रह रही है तब, या फिर सफिशिएंट कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही है तब, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से पृथक रह रही है तब। ठीक है, तो एडल्ट्री से याद आया दोस्तों, आईपीसी में 497 में एडल्ट्री के बारे में प्रोविजन था पहले। जोसेफ साइन के केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। ठीक है, पूछा गया है कई बार प्री में केस ये आपका, और अब वो डिवोर्स का ग्राउंड है और यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं उसके आधार पे। नेक्स्ट आ जाइए, 126 प्रोसीजर की बात करता है। 125 के अधीन कार्रवाइयाँ किसी ऐसे जिले में की जा सकती हैं जहाँ वह है अथवा वह उसकी पत्नी निवास की है या अंतिम बार जहाँ उन्होंने पत्नी के साथ या धर्म संतान की माता के साथ निवास किया है। ठीक है, अगर वो जहाँ पत्नी निवास कर रही है वहाँ भी फाइल कर सकती है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कई बार पति पत्नी कहीं दूसरी जगह रह रहे होते हैं पता लगे, और उसके बाद किसी अन्य स्टेट में जा करके वो रहने लगती है या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में जा करके रहने लगती है तो वहाँ भी फाइलिंग कर देती है। तो ये एक प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोविज़न है कि वो जहाँ रह रहे हैं, पत्नी जहाँ रह रही है वहाँ वो फाइलिंग कर दें, तब वो पेशी करते हैं, दौड़ते हैं आकर के कचहरी में जो है। ठीक है, तो मेंटेनेंस देने पे और
जल्दी एग्री कर जाते हैं कई बार। और प्रोसीजर क्या होगा, समन मामलों का प्रोसीजर अपनाया जाएगा, दिया हुआ है। एक्स पार्टे ऑर्डर भी कर सकता है मजिस्ट्रेट अगर समाधान हो जाए, 126(2) का प्रोविजो कह रहा है, ठीक है। एक्स पार्टे ऑर्डर भी किया जा सकता है। और एक पक्षीय आदेश 3 मास के भीतर अगर न्यायोचित कारण दे दिया जाए तो अपास्त किया जा सकता है। अगर एक्स पार्टी ऑर्डर किया गया है तो 3 मास के अंदर अगर जेन्युइन ग्राउंड देते हैं तो वो अपास्त कर दिया जाएगा। और 127 में आ जाइए कि सर्कमस्टेंसेस में अल्टरेशन इन अलाउंसेस, तो जब परिस्थितियों में तब्दीली हो रही है, सर्कमस्टेंसेस में परिवर्तन हो रहा है, तो भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। 127(2) कह रहा है कि 25 के अधीन दिया गया कोई आदेश सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामानुसार रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहाँ यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। सिविल न्यायालय के आदेश द्वारा जेएम फर्स्ट के आदेश में परिवर्तन किया जा सकता है, क्लॉज 2 में अगर लगता है उसको। क्लॉज 3 में आ जाइए 127 के कि अगर 125 के अधीन स्त्री के पक्ष में ऐसा कोई आदेश दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहाँ यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि अगर उसने पुनः विवाह कर लिया है तो पुनः विवाह की तारीख से उस आदेश को रद्द कर देगा जो मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है, या अगर उसने पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है मेंटेनेंस की तो फिर उनके कस्टमरी लॉ या सुई विधि के अधीन विवाह विच्छेद पर दे थी तो वह ऐसे आदेश को, बी में दिया हुआ है दशा में, जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दी गई थी, उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा, या फिर किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्लॉज जो आपका सी है बताता है अगर उसने सरेंडर कर दिया है खुद ही महिला ने तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा जब से उसने सरेंडर कर दिया अपने अधिकारों को, ठीक है। और अगर सिविल न्यायालय अगर कोई एंट्री मेंटेनेंस या कोई भी मेंटेनेंस दिया गया है और सिविल न्यायालय द्वारा आगे फर्दर कोई मेंटेनेंस की डिक्री पारित की जा रही है तो क्लॉज 4 में दिया गया है कि वो उन सब मेंटेनेंस की गणना करेगा, उसमें उसको एडजस्ट कर लेगा या सेट ऑफ कर देगा। आप समझ लीजिए कि उसमें से उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। सेट ऑफ जैसा कि सीपीसी में आप पढ़ते हैं सेट ऑफ का प्रोविज़न है वहाँ पर, यहाँ सीआरपीसी में भी एक सेट ऑफ जैसा ही ये प्रोविज़न है कि उसमें से एडजस्ट कर दिया जाएगा। 428 में सीआरपीसी में सेट ऑफ का प्रोविज़न है कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई है तो अगर ड्यूरिंग ट्रायल वो जितने भी समय तक जेल में रहा है जो उसको सेंटेंस पास होता है उसमें से वो सज़ा एडजस्ट कर दी जाती है। तो कुछ वैसा ही प्रोविज़न है कि वो उसको जो भी रकम होगी वो एडजस्ट कर दी जाएगी जब डिक्री पारित करी जाएगी, ठीक है। 128 पे आ जाइए, जब भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो आदेश का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट कैसे होगा। तो आदेश की जो कॉपी है जिसके पक्ष में दिया गया है उसको निःशुल्क दी जाएगी और उसका इन्फोर्समेंट किसी ऐसे स्थान में जहां व्यक्ति है या जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में और भत्ते या देय खर्चों जैसी भी स्थिति हो के ना दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है, उसके द्वारा इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। एक केस लॉ और इस पे इम्पोर्टेंट है कि पुत्री भी पिता का मेंटेनेंस कर सकती है। विजय मनोहर अरवट वर्सेस काशीराव राजाराव सेवई का एक केस है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। विजय मनोहर अरवट वर्सेस काशीराव ठीक है, राजाराम सेवई, ठीक है, सेवई का केस है। अगर इसमें कहा गया है कि पुत्री चाहे विवाहित हो या अविवाहित यदि साधन संपन्न है उसके पास पर्याप्त जो है साधन है तो वह अपने अक्षम माता पिता के भरण पोषण के दायित्वाधीन होगी। तो दोस्तों ये मेंटेनेंस चैप्टर 9 यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लेक्चर्स हमारी टीम के द्वारा जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं अगर आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को उनको शेयर भी करें।